Good morning, 12th class. Hanji, today we have to start with your next unit, which is very important. That is Unit 7, P block elements. ओके सबसे पहली बात इसमें आप ये देख लो कि यहाँ से आपके टॉपिक्स जो इस बार सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो देखो एक बार, साथ साथ हम वो भी कर लेंगे जो एक्सक्लूडेड हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ग्रुप 13 एंड 14 आप पढ़ के आए हो 11th में। यहाँ पे वहीं पे मैंने आपको बताया था कि 12th में आपने 15 ग्रुप से आपने 18 ग्रुप तक करना है। तो फर्स्ट ग्रुप जो 12th में आपने करना है वो 15 ग्रुप करना है, दैट इज़ द नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली की। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। फिर अनालमस बिहेवियर, भाई जो नाइट्रोजन है फर्स्ट मेंबर है जो 15 ग्रुप का, वो आपका सबसे डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फर्स्ट कंपाउंड नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी कुछ उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, आपके पास यूज़ क्या होते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन। देन वी हैव टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ये टॉपिक आपका इस बार एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके सिलेबस से। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रिक एसिड, हमने जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का वो हमने स्टडी करना है। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, दिस इज एक्सक्लूडेड, डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। फॉस्फीन का पोर्शन आपके पास डिलीट है। फॉस्फोरस जो हैलाइड्स हैं वो भी आपके पोर्शन से डिलीट है। फॉस्फोरस के केस में सिर्फ एक टॉपिक आपको करना है, दैट इज़ द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, ये आपका पोर्शन रहेगा ग्रुप 15 से, नाइट्रोजन फैमिली से। उसके बाद हम ग्रुप 16 करेंगे। ग्रुप 16 में आपने हर चीज़ वही सब कुछ डिस्कस करनी है, ऑकरेंस जो आप बेसिक प्रॉपर्टी करते हो उसकी फिजिकल केमिकल। उसके बाद आपने यहाँ पे डाई हाइड्रोजन जो फर्स्ट कंपाउंड है ऑक्सीजन का, वो आपने स्टडी करना है। ऑक्साइड आपने पढ़ने हैं, ओजोन पढ़ने हैं। यहाँ से जो आपका टॉपिक एक्सक्लूड है 16 फैमिली से, वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, उसके बाद 17 ग्रुप की हम बात करते हैं। 17 ग्रुप आपने ऑल 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो जर्नल होती हैं। क्लोरीन कंपाउंड आपने पढ़ना है, HCl के बारे में पढ़ना है, ऑक्सो एसिड पढ़ने हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड आपने पढ़ने हैं। एंड लास्ट आपका आता है ग्रुप 18 दैट इज़ नोबल गैसेस, वो भी आपने कम्प्लीटली स्टडी करना है। ठीक है, तो ये तो था आपने क्या सिलेबस से एक्सक्लूड है क्या नहीं है, जर्नल जो चीज़ें आप करते हो। उसके बाद आपके पास देखो 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था। 11th क्लास में आपने 13 और 14 ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि जो 13 to 18 आपके पास ग्रुप है उसको आप पी ब्लॉक एलिमेंट बोलोगे। पी ब्लॉक क्यों बोला है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे शो करते हो NS2 NP 1 to 6। ठीक है, अब इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एंटर करता है आपका पी जो ऑर्बिटल है उसमें। पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंटर होने की वजह से जो ग्रुप है, जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के, उनको आपने नाम दे दिया पी ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। 11th में भी बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस करके आए हो। जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, डाउन द ग्रुप साइज़ का इंक्रीज़ होना, आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज़ होना, ये जर्नल प्रॉपर्टी आप 11th में भी करके आए हो। ठीक है, तो 15 ग्रुप से हम आपका जो है यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोला गया है, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो इस ग्रुप में आपके पास जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो इन जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं इनको आप प्निकोजन्स भी बोलते हो। प्निकोजन्स यू कैन से प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क हो सकता है, प्निकोजन्स या प्निकोनॉइड्स, आप प्निकोनाइड्स आप इसको बोलते हो। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो बेसिक मीनिंग है जो आपने समझना है। इसका मीनिंग होता है आपके पास सफोकेशन। ठीक है, तो मीन्स जो नाइट्रोजन फैमिली है इट कैन बी सफोकेटेड इन नेचर। ठीक है, सफोकेशन प्रोड्यूस कर सकती है। सफोकेशन का मीनिंग होता है घुटन प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर्टी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ऑकरेंस।
ऑकरेंस में नाइट्रोजन आपका फर्स्ट मेंबर होता है। नाइट्रोजन तो आपकी डायटोमिक गैस की फॉर्म में ही आपकी एग्जिस्ट करती है। जो एटमॉस्फेयर होता है उसका बेसिकली 78% फॉर्मेशन आपकी नाइट्रोजन गैस ही करती है। ठीक है, तो यदि हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो वहाँ पे आप उसको बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट आप नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अर्थ की क्रस्ट में 9 ppm 9 पार्ट्स पर मिलियन ही आपका जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है 33वां अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो उसका अर्थ क्रस्ट पे कोई इतना खास यूज़ नहीं होता है। एटमॉस्फेयर का 78% बनाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नाइट्रोजन आपका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो हेरिडिटी या ग्रोथ में और हेरिडिटी कंट्रोल में जो आपका इफ़ेक्टिव होते हैं लिविंग बींग्स में, तो उसका सबसे जो मेन एलिमेंट होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका चिले साल्टपीटर या इंडियन साल्टपीटर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है, याद रखना कि NO3 को इंडियन साल्टपीटर बोलते हैं, NaNO3 को चिले साल्टपीटर बोलते हैं। ठीक है, यदि हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से फ्री स्टेट में तो ये हमें मिलेगा नहीं, तो मीन्स ये कंपाउंड की फॉर्म में ही हमें मिलता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है आपका जो अर्थ की क्रस्ट में है। मिनरल्स की फॉर्म में जो एपेटाइट फैमिली होती है उसकी फॉर्म में आपका ये एग्जिस्ट करता है। एपेटाइट Ca9 जो कैल्शियम 9 एंड फॉस्फोरस PO4 एंड CaX2, दिस इज़ एपेटाइट फैमिली। इसको आप बेसिकली एपेटाइट बोलते हो। फ्लोरो एपेटाइट हो जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्लोरो एपेटाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इन पे ज़्यादा ध्यान देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार, वैसे तो आपने पढ़ना सब कुछ है, गो थ्रू होगे तो कभी मतलब इन चीज़ों को ध्यान से स्टडी करोगे तो आई कांटेक्ट एक बार बना लोगे तो आई थिंक आप भूलोगे नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल बेसिकली करनी है, ज़्यादा आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। यदि हम फॉस्फोरस की हम बात करें तो फॉस्फोरस आपका नॉर्थ अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। इंडियन जो कॉन्टिनेंट है, यदि हम उसकी बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे फॉस्फोरस आपको राजस्थान में मिलता है। ठीक है, तो जीके का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉस्फोरस आपका कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है फॉस्फोरस आपका प्लांट्स और एनिमल्स का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि फॉस्फोरस इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स। ठीक है, जो आपके बोन्स होते हैं या टीथ जो होते हैं वहाँ पे आपका फ्लोरो एपेटाइट मिलता है अबाउट 60%। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, MCQ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान से करना है कि कितने % आपका बोन्स एंड टीथ में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो फॉस्फोप्रोटीन होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं मिल्क एंड एग में। न्यूक्लिक एसिड में आपका प्रेजेंट होता है जो फॉस्फोरस है, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं जो 3 एलिमेंट आपके बचते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। वो इतने ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको फिर ये चीज़ आपने याद नहीं करनी है। यहाँ से अबंडेंस की बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज़ द नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो 11th में भी पढ़ के आए हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NH2NP3 होती है फॉर ग्रुप 15, मीन्स इट कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड आपके पास जो नाइट्रोजन है सबकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो की हुई है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे देखो आप इस टेबल से, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आपकी जो एटॉमिक नंबर है वो डायरेक्टली क्या होता है, वो तो इंक्रीज़ होता ही जाता है। साथ में एटॉमिक मास भी कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो साइज़ है एटम का वो बड़ा होता चला जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ऑब्वियसली जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज़ होगी। अब वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो। अब साइज़ जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा,
लाइक आप लास्ट एलिमेंट की बात करते हो बिस्मथ की, साइज़ इतना ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हुआ उतना ही ईजी हुआ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, तो मीन्स हमें कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो वो भी डाउन द ग्रुप आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस आपकी इंक्रीज़ होती है, आयनिक रेडियस इंक्रीज़ होती है, मेल्टिंग पॉइंट आपका बेसिकली तो इंक्रीज़ होता है बट फिर आपका ग्रेजुअल इंक्रीज़ आपका इंक्रीज़ नहीं होता, वो डिक्रीज़ भी आपका शो करता है। ठीक है, तो वन बाय वन इन चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास आती है एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक और आयनिक रेडियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बता भी चुकी हूँ, पहले भी आप इस चीज़ को कर चुके हो। यदि हम 14 ग्रुप से कंपेयर करें 15 ग्रुप का, आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो जो आपके पास साइज़ है एटम का वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि वहाँ से आपका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। तो ग्रुप 15 के कंपेयर करोगे 14 के साथ तो ग्रुप 15 का साइज़ आपके पास छोटा होता है। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यदि हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, डाउन द ग्रुप आपके पास कॉन्टीन्यूसली साइज़ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आपके पास जो शेल्स हैं, शेल्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, न्यू एनर्जी शेल आपका इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि यदि आप मूव करते हो फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, तो वहाँ पे जो आपका साइज़ है उसमें एक साइज़ का जो इफ़ेक्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। मीन्स नाइट्रोजन से जब भी आप मूव करोगे फॉस्फोरस की तरफ, तो जो साइज़ है वो एकदम से आपका ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। वो इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि आपके पास अब न्यू एनर्जी शेल तो ऐड हुआ, लेकिन वहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है एस एंड पी जो इलेक्ट्रॉन है उनका। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, 11th में बहुत अच्छे से बताया था शील्डिंग का आपके पास मीनिंग क्या होता है। यदि आप शील्डिंग ट्रेंड की बात करें तो एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा, पी ब्लॉक का उससे कम, फिर डी सबसे कम किसका होता है, डी एंड एफ ब्लॉक का। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मीनिंग क्या, कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। जितना ज़्यादा शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा उतना ही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ आपका इंक्रीज़ होगा, उतना ही जो साइज़ है या तो उसमें इंक्रीज़ कम होगा या साइज़ का डिक्रीज़ होगा। ठीक है, बात एक ही है। तो कहीं पे जिस भी आपके वे से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस वे में आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जब भी आप मूव करते हो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे, तब आपका जो साइज़ है वो आपका एकदम से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन यदि आप बात करते हो आर्सेनिक से बिस्मथ में, वहाँ पे जो साइज़ का आपके पास कोवेलेंट रेडियाई का इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन वो कम है, क्योंकि आर्सेनिक एंड बिस्मथ में आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक आ जाते हैं इनर शेल्स में, जिनका शील्डिंग इफेक्ट आपके पास कम होता है। ठीक है, इस वजह से साइज़ इंक्रीज़ तो होता है लेकिन साइज़ इंक्रीज़ आपके पास बहुत कम होता है। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें तो यदि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें ग्रुप 14 एंड 15 को, तो हमें पता है ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। ठीक है, लेकिन यदि हम ग्रुप 15 में ही बात करते हैं, वी हैव टू मूव डाउन द ग्रुप, तो साइज़ कॉन्टीन्यूसली आपका इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14। ठीक है, लेकिन यदि आप बात करते हो 15 ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप जब भी आप मूव करते हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती है। नाइट्रोजन से बिस्मथ में मूव किए तो मेटेलिक करैक्टर आपका कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको कराती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास मेटेलिक करैक्टर। मैंने अभी बोला है ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं, इफ़ वी हैव टू मूव डाउन द ग्रुप, ये चीज़ें आप 11th में करके आए हो, बेसिक चीज़ें हैं। तो डाउन द ग्रुप जाते ही मेटेलिक करैक्टर आपका इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ क्यों हुआ, ये आपका न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है उसके
डिक्रीज होने से आपका होता है। ठीक है, जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होने का मीनिंग क्या, कि आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगे, आपके लॉस हो जाएंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके लॉस होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेटेलिक करैक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, इसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिखो, लिखना आपने ही है। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होती हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आपके पास होते हैं मेटलॉइड्स, एंड बिस्मथ आपके पास क्या होती है, प्योर मेटल होती है। ठीक है, यदि आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास, ये मैंने अभी बताया था टेबल से, कि पहले तो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है नाइट्रोजन से यदि आप आर्सेनिक पे मूव करते हो, लेकिन डिक्रीज़ होता है यदि आप एंटीमनी से बिस्मथ पे जाते हो। लेकिन आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है। बेटा वो मैं चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आपका सरफेस एरिया से जाता है, साइज़ बड़ा होने से सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, एंड डाउन द ग्रुप आपका साइज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है, तो इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। बात आती है इस मेल्टिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग पॉइंट पहले तो आपका इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ क्यों होता है, वो चीज़ आप यहाँ पे समझो। अब देखो, जब भी आप मूव करोगे नाइट्रोजन से आर्सेनिक पे, तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हुआ, एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो गया। लेकिन एटॉमिक साइज़ तो इंक्रीज़ आपका एंटीमनी एंड बिस्मथ के केस में भी होता है, लेकिन वहाँ पे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हुआ। उसका रीज़न सिर्फ एक ही आता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो एंटीमनी एंड बिस्मथ है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या यू कैन से कि डाउन द ग्रुप +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो आपकी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया भी हुआ है, लार्ज साइज़ की वजह से जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो कम हो जाती है, कम होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाता है, कम। तो किसी भी पॉइंट को आप यूज़ करो, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, यदि आप डेंसिटी की बात करते हो, डेंसिटी तो आपके पास कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म की आप बात करोगे तो नाइट्रोजन और बिस्मथ के कोई एलोट्रॉप नहीं होते, लेकिन फॉस्फोरस आपका 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक। और सेम आर्सेनिक एंड एंटीमनी की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, एक येलो एक ग्रे। ठीक है, तो इसी में हम आपका एक और पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ग्रुप 15 की हम बात कर रहे हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np3। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यदि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की, वो आपके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, वो आपके पास पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 15 ग्रुप रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है दैट कैन बी M3 नेगेटिव। ठीक है, लेकिन M3 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो गेन है वो सिर्फ आपका नाइट्रोजन में ही हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका स्मॉल भी है एंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। इसलिए मोस्टली जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइड्स आयन की फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, इन विच नाइट्रोजन हैविंग द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पे, यदि आपका नाइट्रोजन किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ कंबाइन करता है तब वहाँ पे नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दूसरे जो एलिमेंट हैं वो आपके पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ना करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दूसरे एलिमेंट भी शो कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है, जब भी आपके पास जो अदर एलिमेंट है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे किसी मेटल के साथ, तब वो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला है Ca3P2। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट आपने याद रखना है वो आपने एक ही पॉइंट याद रखना है, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो जो टेंडेंसी है टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती है।
और ये डिक्रीज़ किसकी वजह से है? ये डिक्रीज़ होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज़ होती है और साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि दे कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 बट कॉन्टिन्यूसली -3 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आपकी -2 या -1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस -2 को शो कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आपकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है और वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के केस में होता है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो यहाँ से नाइट्रोजन का आपको पता लगा, इट कैन शो -1, इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 एंड -3। ठीक है, यदि आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास या तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं यहाँ से पी ब्लॉक में से, तो फिर तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे एलिमेंट्स, या क्या हो जाएं पांचों के पांचों लॉस हो जाएं फिर +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप की हो सकती हैं, या तो +3 या -3, डिपेंड ऑन हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 या +5 की हो सकती हैं। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपके पास +5 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज़ क्यों होती है, जबकि जो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप डाउन एलिमेंट्स में आपके पास D एंड F ब्लॉक आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज़ होने से जो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, आपके पास जो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो इनर शेल्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि S वाले आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है कि सिर्फ आपके पास नाइट्रोजन ही एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो आपकी -3 से लेके +5 तक हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, क्योंकि इसके पास p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो अमोनिया में -3, हाइड्राजीन में -2। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट आपके दिखाए हुए हैं जहाँ पे नाइट्रोजन -3 से -5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसीलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन शो अनॉर्मस बिहेवियर, एक्सप्लेन वाई। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन आपका स्मॉल साइज़ का होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, टेंडेंसी होती है टू फॉर्म p बॉन्डिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप बोलो एब्सेंस होती है D ब्लॉक की। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी आपके पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सिर्फ आपके पास 4 हो सकती है। ठीक है, नाइट्रोजन अपना जो कोवेलेंसी है उसको एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास D ब्लॉक जो D ऑर्बिटल है उसकी एब्सेंस होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है यहाँ पे कि नाइट्रोजन आपका कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल। लेकिन फॉस्फोरस और दूसरे एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनमें D ब्लॉक आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो ये आप 11th में करके आए हो। डिस्प्रोपेनेशन का मीनिंग अब हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +1 से +4 हो सकती है। तो एसिडिक मीडियम में ये आपकी डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन शो करता है। रिएक्शन आपकी दी हुई है, जब भी आप जो नाइट्रस एसिड है उसमें यू कैन से डिसोशिएट होता है नाइट्रस एसिड, तो वो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन +3 से +5 एंड +2, नाइट्रोजन आपका +3 से +5 में जा रहा है, +2 में भी जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलर इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो फॉस्फोरस है वो भी आपकी डिस्प्रोपेनेशन शो कर सकता है, लेकिन किन ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच? -3 to +5। ठीक है, और ये दिखा रखा है फॉस्फोरस एसिड है, वो फॉस्फोरिक एंड फॉस्फीन में आपका ब्रेक होता है व्हेन वी हीट इट। ठीक है,
लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें तो आर्सेनिक से बिस्मथ तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन की टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने जो बेसिक कंसेप्ट थे ये आपने करने थे ग्रुप 15 के। ठीक है, तो इतना ही आपने करना है आज के लिए। कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द केमिकल रिएक्टिविटी। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हम यहाँ से करेंगे। ओके, थैंक यू।